हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संविधान के भाग 1 को, जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इस भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक रखे गए हैं, जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, इनको समझते हैं। तो भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक शामिल किया गया है अनुच्छेदों को। अब हम बात करते हैं पहले अनुच्छेद की। अनुच्छेद यानी आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? आर्टिकल फर्स्ट कहता है इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होने का क्या आशय है? इसका मतलब ये है कि भारत है राज्यों से मिलकर बनेगा और राज्य को यह अधिकार नहीं होगा कि वे संघ से अलग हो जाए। अब इसके अंतर्गत हम एक चीज पढ़ते हैं, एक शब्द हम ध्यान रख सकते हैं, संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था। तो संघात्मक व्यवस्था जो भारत की है वो अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था से अलग है। भारत में जिस शब्द को लिया गया है उसका नाम है यूनियन, और यूनियन मुख्य रूप से कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। यूनियन शब्द कनाडा से लिया गया है और भारतीय संविधान में यूनियन शब्द को रखा गया है, जबकि अमेरिका के संविधान में फेडरेशन शब्द का जिक्र है। अब हम बात करते हैं यूनियन और फेडरेशन क्या होता है। तो हम बात करते हैं फेडरेशन को। अगर हम फेडरेशन की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, राज्य और अर्जित क्षेत्र शामिल होते हैं। अर्जित क्षेत्र, ये 3 चीजें फेडरेशन में शामिल होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है, जबकि यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट का मतलब होगा संघ और राज्य, इन दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। तो फेडरेशन जो है इसमें संघ शासित प्रदेश, राज्य और अर्जित क्षेत्र शामिल होंगे, इसका दायरा व्यापक होगा। जबकि यूनियन ऑफ द स्टेट यानी कि यूनियन शब्द जो है वो भारतीय संविधान में है और कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। इसका मतलब होगा संघ और राज्य दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन। हालांकि डीपीएस की जो हम पढ़ेंगे, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वहां पे एक अनुच्छेद पढ़ते हैं आर्टिकल 50। अनुच्छेद 50 में शक्तियों का विभाजन कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किया गया है। वो हम आने वाले वीडियोस में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये संविधान का अनुच्छेद पहला है जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, यानी कि सेकंड आर्टिकल क्या कहता है? सेकंड आर्टिकल कहता है कि संसद किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। यानी संसद किसी विदेशी क्षेत्र को भारत की सीमा में शामिल कर सकती है। संसद किसी विदेशी क्षेत्र को भारत की सीमा में शामिल कर सकती है। इसका अगर हम उदाहरण लें तो 35वां संविधान संशोधन 35वां संविधान
संशोधन विधेयक 1975 में आया था, सॉरी 1974 में आया, यानी 35वां संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से सिक्किम को भारत में शामिल किया गया, सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। इसी प्रकार से 36वें संविधान संशोधन विधेयक जो 1975 में आया था, इसमें सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया और ये 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना और 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से यह भारत का 22वां राज्य बना। अब हम बात करते हैं, एक केस आया था इसी के अंतर्गत, उसको हम बोलते हैं बेरोबाड़ी केस। बेरोबाड़ी केस जो कि 1960 में आया। बेरोबाड़ी केस में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के किसी क्षेत्र को विदेशों को भी दे सकती है, यानी कि संसद संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान संशोधन के माध्यम से भारत का कोई क्षेत्र विदेशों को भी दे सकती है। तो बेरोबाड़ी केस 1960 में बेरोबाड़ी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा था कि संसद संविधान संशोधन करके भारत के किसी भी क्षेत्र को किसी विदेशी क्षेत्र को विदेश को दे सकती है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन विधेयक, 100वें संविधान संशोधन विधेयक जो कि भारत और बांग्लादेश सीमा समझौते से संबंधित था। सीमा समझौता यानी 100वां संविधान संशोधन विधेयक भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौते से संबंधित था, जिसमें भारत ने अपने 111 गलियारे बांग्लादेश को दिए, जबकि बांग्लादेश ने अपने 51 गलियारे भारत को दिए थे। तो इस तरीके से 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश सीमा समझौते से संबंधित था। भारत ने अपने 111 जो गलियारे थे वो बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने अपने 51 गलियारे भारत को दिए थे। तो हमारा अनुच्छेद 2 था। एक बात हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो संविधान संशोधन की बात की जा रही है, ये संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। जब हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे तो हम अनुच्छेद 368 के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है और 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो संविधान संशोधन होगा वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आएंगे। तो ये संविधान संशोधन 368 के तहत नहीं आएंगे। इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 2 को भी डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 इस बारे में बताता है कि संसद संविधान में संशोधन करके किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, 2 राज्यों को मर्ज करके या 2 से अधिक राज्य को मर्ज करके एक राज्य बना सकती है, या एक राज्य के कई टुकड़े भी कर सकती है।
या राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है। तो आर्टिकल 3 कहता है कि संसद को यह अधिकार होगा कि वह राज्यों के नाम को बदल दे, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर दे, राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना दे, या एक राज्य को दो या दो से अधिक राज्यों में बांट दे। तो आर्टिकल 3 कहता है कि संसद को यह अधिकार होगा कि वह संविधान संशोधन के माध्यम से राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, एक राज्य को दो या दो से अधिक राज्यों में बदल सकती है, या दो या दो से अधिक राज्यों को मर्ज कर एक नया राज्य बना सकती है, या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तो यह अनुच्छेद 3 कहता है। अब अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया क्या होगी इसको हम समझ लेते हैं। अनुच्छेद 3 में जो संविधान संशोधन किया जाएगा उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है और यह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो इसके संबंध में जो प्रक्रिया होगी इसको लागू करने की, देखिए हम संसद की बात कर रहे हैं तो संसद में दो सदन होते हैं। ये दो सदन कौन कौन से होते हैं? एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। यानी कि संसद में दो सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद मुख्य रूप से 3 से मिलकर बनेगी, 2 सदनों से और एक राष्ट्रपति से। तो संसद के अंतर्गत कौन कौन होगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो संसद के 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद 3 से मिलकर बनेगी, 2 सदनों से और एक राष्ट्रपति से। लेकिन राष्ट्रपति जो होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के किसी के भी सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, तो इसकी जो प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि अगर हमें इन चारों में से कोई भी लागू करना है, इन चारों में से किसी भी एक को लागू करना है, तो संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी में भी संविधान संशोधन जो आर्टिकल 3 के तहत होता है उसको लाया जा सकता है विधेयक को। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता के साथ साथ इसको साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। बहुमत भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे साधारण बहुमत होता है, सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं इसको, एक इफेक्टिव मेजोरिटी होती है और एक स्पेशल मेजोरिटी होती है। इसको हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। अब इसमें क्या होगा कि राष्ट्रपति जिस भी राज्य क्षेत्र का नाम बदलना है या सीमाओं में बदलाव करना है, या राज्य को तोड़कर 2 या 2 से अधिक राज्य बनाने हैं, या 2 या 2 से अधिक राज्यों को मर्ज कर एक राज्य बनाना है, तो इसके लिए संबंधित जो भी राज्य होंगे उनको राष्ट्रपति इस विधेयक या बिल को भेजेगा। लेकिन इस विधेयक या बिल को भेजने का जो आशय है, राज्यों की जानकारी लेना है। यानी कि उनकी सहमति लेना नहीं है, बल्कि उनसे यह जानकारी लेना है कि क्या वे इससे सहमत है या नहीं है। लेकिन संसद के लिए जो राज्य अपना निर्णय देंगे वो बाध्यकारी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति इस बिल को संबंधित राज्यों के पास भेजेंगे, राज्य इस पर डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करने के बाद राज्य जो भी निर्णय लेंगे वो संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, और इसको साधारण बहुमत से प्रस्ताव को
पारित किया जाएगा। तो ये हमने अनुच्छेद 3 पढ़ा, डिटेल में पढ़ा है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 जो कि हमारा लास्ट का अनुच्छेद है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित। तो अनुच्छेद 4 ये कहता है कि आर्टिकल जो हमने 2 पढ़ा, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, इसमें हम संविधान संशोधन की बात कर रहे थे। आर्टिकल 2 में भी संविधान संशोधन की बात करी और आर्टिकल 3 में भी संविधान संशोधन की बात की। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी संविधान संशोधन होंगे, जो भी संविधान संशोधन किए जाएंगे, वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। तो आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत जितने भी संविधान संशोधन किए जाएंगे वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। अब अनुच्छेद 368 क्या है, इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, आने वाली वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हमने ये पढ़ा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक था। हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है और आने वाले टाइम में आर्टिकल 368 के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि भाग 20 में है, शामिल किया गया है इसको। तो तब तक के लिए धन्यवाद।